हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक इंडो एंग्लिकन पोइट हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो की और उनकी एक सोनेट द हार्प ऑफ इंडिया की। तो हम उनकी पोएम की बात करें, थोड़ा सा पहले जान लेते हैं हम हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो के बारे में। इनका जो बर्थ हुआ था, इट ही वाज बोर्न इन द ईयर ऑफ द 1809 एंड ही डाइड इन द ईयर 1831। तो इन ए क्वाइट यंग एज, लगभग 22 साल के थे जब इनकी डेथ हुई थी। और इनकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि इनको फर्स्ट इंडो एंग्लिकन पोइट भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा इनके बारे में ब्रीफ थोड़ा सा देखते हैं। तो हम बात करते हैं इनकी। तो ये अपने आप में क्या थे, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो जो थे वो क्या थे, एक एंग्लो इंडियन पोइट थे। ठीक है, एक एजुकेटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, यानी समाज सुधारक भी थे 19th सेंचुरी के अंदर। समाज सुधार थे, एजुकेटर थे, एक अच्छे शिक्षक भी थे और एंग्लो इंडियन पोइट भी थे। ठीक है, एंग्लो इंडियन, इनके जो फादर थे वो क्रिश्चियन थे और इंडो पोर्टुगीज थे इनके पिताजी जो थे ना, यानी पुर्तगाल से बिलोंग करते थे। और मदर जो थी इनकी वो एंग्लो इंडियन हुआ करती थी। तो ही इज एन एंग्लो इंडियन पोइट। और इनको क्या कहा जाता है, इनको प्राय फर्स्ट इंडियन पोइट टू राइट इन इंग्लिश। पहला ऐसा पोइट किया जाता है, या पहले ऐसे पोइट के अंदर इनको शुमार किया जाता है जिन्होंने इंग्लिश के अंदर अपनी राइटिंग को करना शुरू किया था। और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इन्होंने एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है बंगाल रेनेसा के अंदर, है ना। बंगाल रेनेसा के अंदर, यानी बंगाल के अंदर देखो एक यंग इंडिया मूवमेंट चला था। और यंग इंडिया मूवमेंट चला था, उसके अंदर बंगाल के जो नवयुवक है उनको जागरूक किया गया। ठीक है, और इन्होंने क्या करा, ये फर्स्ट इंडियन एजुकेटर ऐसे थे, ये फर्स्ट इंडियन शिक्षक ऐसा थे जिन्होंने वेस्टर्न लर्निंग को क्या करा, जो यंग व्यक्ति थे उनके बीच में उनको हतोत्साहित करा और इंडियन लर्निंग को उन्होंने प्रमोट करा। तो वेस्टर्न लर्निंग को तो इन्होंने क्या करा, नकारा। और इंस्टेड ऑफ वेस्टर्न लर्निंग ही सपोर्टेड द इंडियन लर्निंग सिस्टम। ठीक है, उसका इन्होंने फेवर करा था। अब क्या था, इन्होंने लेड किया था, ही वॉज ए लीडर इन द यंग बंगाल मूवमेंट। ये आपका यंग बंगाल मूवमेंट है जिसके वो लीडर थे। यंग बंगाल मूवमेंट के अंदर क्या हुआ था, यंग बंगाल मूवमेंट 19th सेंचुरी में एक मूवमेंट चला था, एक सोशल ग्रुप था जिसका मकसद क्या था, सोशल रिफॉर्म करना, समाज सुधार करना। जिसका मकसद क्या था, कास्ट सिस्टम को अपोज करना। जिसका मकसद था वीमेन राइट को प्रमोट करना, एजुकेशन फॉर ऑल और फ्रीडम फॉर प्रेस। तो ये जो यंग बंगाल मूवमेंट चला था, इस यंग बंगाल मूवमेंट के वो लीडर हुआ करते थे और इस यंग बंगाल मूवमेंट को उन्होंने चलाया था बंगाल के अंदर। तो इसलिए भी इनका इंपॉर्टेंस है। अब उनको बात करें तो ही वॉज ए पैट्रियोटिक, पैट्रियोटिक स्पिरिट थी, यानी देशभक्ति की भावना उनके अंदर नरकूट के भरी थी। और देशभक्ति की भावना के साथ वो क्रांतिकारी विचारधाराओं के थे, यानी परिवर्तन में विश्वास रखते थे। और वो क्या चाहते थे, एक फ्री एंड डेवलपिंग इंडिया चाहते थे, एक विकसित भारत और एक स्वतंत्र भारत को वो निर्माण करना चाहते थे। एक शिक्षक के रूप में उन्होंने अपनी कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के अंदर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी और एक हेडमास्टर, असिस्टेंट हेडमास्टर के रूप में उन्होंने वहां पर वर्क भी किया था। अब उनकी ये पोयम जो है, जो जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, एक्चुअली में द हार्प ऑफ इंडिया जो है अपने आप में क्या है, एक सोनेट है, यानी 14 लाइन्स में लिखी हुई पोयम है। भले ही ये पोयम 14 लाइन्स में लिखी गई हो, लेकिन ये डेरोजियो की पावरफुल पैट्रियोटिक फीलिंग्स को और उनकी कंट्री की कल्चरल रिचनेस को शो करती है कि किस तरीके से भारत देश की जो संस्कृति थी, भारत देश का जो गौरव था, वो ना केवल देश की सीमाओं में बल्कि पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड भारत को हर कोई जानता था, उसकी कल्चरल हेरिटेज के कारण, उसकी कल्चरल रिचनेस के कारण। इसी पोएम में वो इसी चीज की बात करने वाले हैं। तो देखते हैं हम डेरोजियो की पोएम को। डेरोजियो की पोएम की हम बात करें द हार्प ऑफ इंडिया की, तो हार्प ऑफ इंडिया की शुरुआत करते हैं वो किससे, वाई हैंग्स दाउ लॉनली ऑन यॉन विदर्ड बफ। ठीक है, अनस्ट्रंग फॉर एवर मस्ट दाउ वेयर देयर रिमेन, thy music once was sweet, who hears it now, why doth the breeze sigh over thee in vain। ठीक है, ये फर्स्ट स्टैंजा हो गया इसका। तो अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, और हम उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हार्प कह लेते हैं। और हार्प का यहाँ से संदर्भ किस चीज़ से लिया है उन्होंने, वीणा से लिया है। तो वीणा के बारे में हम सब जानते हैं कि वीणा हमारा क्या है, क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, एक हमारा क्या है, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है। और वीणा किस लिए जाना जाता है, वीणा एक हमारी कल्चरल रिचनेस का प्रतीक है, वीणा प्रतीक है ब्यूटी का, वीणा प्रतीक है हारमोनी का, और वीणा प्रतीक है हमारे गौरव का। ठीक है, तो वीणा यहाँ पे क्या है, वीणा इज ए सिंबल है। ठीक है, तो इन द वेरी फर्स्ट लाइन द पोएट इज एड्रेसिंग टू द वीणा।
वीणा से पोइट बात कर रहा है और बोल रहा है वाई हैंग्स दाउ, दाउ यानी तुम, कौन तुम? वीणा, जिससे वो बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे दाऊ जो है, दाऊ का मतलब वैसे यू होता है ना आर्किक इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पे दाऊ वो किसको एड्रेस कर रहा है? इस वीणा को एड्रेस कर रहा है कि तुम हैंग, हैंग यानी किसी को फांसी पे लटका देना, तो तुम लटकी हुई क्यों हो? लॉनली यानी अकेली, कहाँ पे? ऑन यॉन, यॉन का मतलब दैट, उस विदर्ड, विदर्ड यानी जो ड्राई है, सूखा हुआ पेड़ है, उसकी बफ, बफ यानी ब्रांच से। तो in the very first line, the poet is asking a question to the Veena. It means the Veena has been personified here because the poet is talking to the Veena. Poet वीणा से बात कर रहा है, इसका मतलब वीणा को मानवीयकरण कर दिया गया है, वीणा को पर्सोनिफाइड कर दिया गया है। और वीणा से बोल रहा है तुम इस सूखी हुई पेड़ की ब्रांच पे हैंग यानी लटकी हुई क्यों हो? फांसी पे किसने तुमको लटका दिया है? लटके होने से मतलब, लटके होने से क्या होता है आपको पता है? कोई इंसान जब फांसी पे लटकता है, उसका गला दब जाता है, उसके अंदर से स्वर नहीं निकलते, उसकी आवाज़ नहीं निकलती है। तो वीणा यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि वीणा अब पूरी तरीके से गूंगी हो चुकी है, वीणा पूरी तरीके से डम्ब हो चुकी है, बिकॉज उसको लटका दिया गया है, उसका दम घुट गया है और उसके अंदर से कोई म्यूजिकल नोट्स प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं। तो वो उससे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम क्यों लटक गई हो पेड़ की उस सूखी शाखा पे? वीणा, तुम क्यों लटक गई हो अनस्ट्रंग फॉर एवर, और हमेशा हमेशा के लिए? अनस्ट्रंग, अनस्ट्रंग यानी अब तुम्हें कोई नहीं बजाता। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी ये वीणा के जो तार होते हैं इनको स्ट्रिंग्स कहा जाता है। और अनस्ट्रंग फॉर एवर यानी हमेशा हमेशा के लिए तुम चुप हो गई हो, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे तार जो हैं कोई भी कंपन नहीं कर रहे हैं, कोई भी म्यूजिक को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। मस्ट दाउ देयर रिमेन, क्या तुम्हें उस पेड़ पे इसी तरह लटके रहना चाहिए? क्या तुम्हें बिना नोट्स प्रोड्यूस करे हुए इसी तरह पड़े रहना चाहिए? दाई म्यूजिक वंस वॉज स्वीट, एक जमाना था वीणा, एक जमाना था कि उस जमाने में तुम्हारा म्यूजिक बड़ा मेलोडियस हुआ करता था। एक ज़माना था, उस ज़माने में तुम्हारा म्यूज़िक बड़ा हार्मोनियस हुआ करता था, बड़ा स्वीट हुआ करता था, लेकिन हू हियर्स इट नाउ? आज उस म्यूज़िक को कौन सुनता है? नोबडी इज़ केयरिंग अबाउट द म्यूज़िक ऑफ वीणा। वीणा आजकल तुम्हारे उस म्यूज़िक की कद्र करने वाला कोई भी नहीं है। एक ज़माना था जब हम वीणा के म्यूज़िकल नोट्स को बहुत तन्मयता के साथ सुनते थे। एक ज़माना था जब वीणा के द्वारा प्रोड्यूस किए हुए नोट्स हमें स्वीटनेस से भरते थे, हार्मनी से भर दिया करते थे, मेलोडियसनेस इतनी बढ़िया थी कि हम उस वीणा के सुरों को सुन कर के उसके म्यूजिक में डूब जाया करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? वाई डॉट द ब्रीज साई ओवर द इन वैन, कि अब जो हवा भी चल रही है ना, वो तुम्हारे ऊपर से चल भले ही रही है। साई, साई यानी क्या होता है? हाँफना होता है। जब बहुत तेज गति से हवा चल रही है का मतलब बहुत तेज कोई आदमी चलता है, चलने के बाद जैसे हाँफता है ना, तो वगैरह वीणा तुम्हारे ऊपर से ब्रीज यानी हवा चल रही है, बट इन वेन, इन वेन यानी व्यर्थ में चल रही है, यानी दैट ब्रीज, दैट विंड विच इज ब्लोइंग अपॉन यू, जो तुम्हारे ऊपर चल रही है ना, इवन दैट विंड इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ साउंड आउट ऑफ यू। वो हवा भी तुम्हारे अंदर से किसी साउंड को निकाल नहीं पा रही है, तो वो हवा भी व्यर्थ चल रही है। ठीक है। साइलेंस हैड बाउंड दी विथ हर फैटल चेन, तुम्हें बांध दिया है। बाउंड यानी बांध देना, फैटल यानी विशाल, चेन यानी सांकल या फिर चेन, आप जानते हैं सारे, है ना। तो साइलेंस, साइलेंस ने तुम्हें अपनी विशाल चेन में बांध दिया है। साइलेंस, साइलेंस का मतलब क्या होता है? साइलेंस का मतलब होता है शांति, साइलेंस का मतलब होता है सूनापन। तो साइलेंस ने बांध दिया है, तो साइलेंस अपने आप में हम सबको पता है एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन है, एक एब्स्ट्रैक्ट विचार है, लेकिन साइलेंस ने बांध दिया, इसका मतलब यहाँ पे साइलेंस को भी क्या कर दिया गया है? पर्सोनिफाइड कर दिया गया है। इस तरीके से कर दिया गया है मानो साइलेंस कोई व्यक्ति हो और उसने वीणा को अपनी चेन से बांध दिया है, जंजीरों से उसने वीणा को जकड़ दिया है। नेग्लेक्टेड, वीणा को क्या कर दिया गया है? नेग्लेक्ट कर दिया है। वीणा को तवज्जो नहीं दी जा रही है। वीणा को क्या कर दिया गया है? वीणा को पूरी तरीके से नकार दिया गया है। म्यूट, वीणा चुपचाप क्या पड़ी है? शांत पड़ी है, गूंगी पड़ी है, कोई भी नोट्स इसके अंदर से प्रोड्यूस नहीं हो रहे, यानी कोई भी देश के अंदर वीणा को नहीं बजा रहे हैं। एंड डेजोलेट, डेजोलेट यानी सुनसान, अकेला छोड़ दिया जाना। आठ ताऊ, तुम बिल्कुल अकेली हो गई हो। तो वीणा, इस देश के यूथ ने, वीणा इस देश के नागरिक ने तुमको क्या कर दिया है? नेग्लेक्ट कर दिया है, तुम पर ध्यान देना बंद कर दिया है, तुमको पूरी तरीके से नकार दिया है। वीणा, तुम्हारे नोट्स जो है, तुम्हारे म्यूजिक जो है पूरी तरीके से गूंगा हो चुका है। वीणा, तुमको डेजोलेट छोड़ दिया गया है, अकेला छोड़ दिया गया है, सुनसान छोड़ दिया गया है। किसकी तरीके से? लाइक, देखो सिमिली यूज कर दी, किसकी तरीके से छोड़ दिया गया है? जैसे रूइंड मोन्यूमेंट ऑन द डेजर्ट प्लेन, जैसे बड़े से बड़े रेगिस्तानी मैदान के अंदर कोई
खंडर हो। मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट यानी आप जानते हो मॉन्यूमेंट क्या होते हैं, पुरानी इमारतें मकबरे जो होते हैं, रुइंड जो खंडर में तब्दील हो गए हैं, क्योंकि रेगिस्तान में कोई भी देखभाल करने वाला रहा नहीं है, रेगिस्तान में कोई भी उनकी सार संभाल करने वाला नहीं है, इसलिए वीणा तुमको क्या कर दिया गया है, पूरी तरीके से अकेला छोड़ दिया गया है। जैसे किसी रेगिस्तान में मॉन्यूमेंट को अकेला छोड़ देते हैं और वो मॉन्यूमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम काय में तब्दील हो जाता है, रुइंड यानी खंडर के अंदर तब्दील हो जाता है वीणा। आज तुम्हारी स्थिति भी क्या हो गई है, ऐसी ही हो गई है। तो वो हमारी नेग्लिजेंस को बता रहा है, वो इंडिया के यूथ की नेग्लिजेंस को बता रहा है कि किस तरीके से इतने बढ़िया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमारे प्राइड का प्रतीक हुआ करता था, हमारे गौरव का प्रतीक हुआ करता था, आज के युवाओं के द्वारा उसको पूरी तरीके से नकार दिया गया है। वीणा जो हमारे लिए क्या हुआ करती थी, एक ब्राइट फ्यूचर की होप हुआ करती थी, उसको भी हमने पूरी तरीके से नकार दिया है। फिर वो बोलते हैं, ओ मैनी ए हैंड मोर वर्दी फार देन माइन। ओ मैनी ए हैंड, बहुत सारे हाथ थे, बहुत सारे हाथ नहीं, देर वर टू मैनी म्यूजिशियंस, टू मैनी पर्सन्स वर देयर इन आवर कंट्री। हमारे देश में बहुत सारे एक लोग बाग हुआ करते थे। वर्दी फार देन माइन, वर्दी, वर्दी यानी एबलर, दे वर मोर वर्दी देन माइन, मेरे से भी बहुत ज्यादा काबिल थे, है ना, वर्दी यानी काबिल। एक जमाना था कि बहुत सारे ऐसे हाथ हुआ करते थे जो मेरे से भी बहुत ज्यादा काबिल थे। वंस दाई हारमोनियस कॉर्ड स्वीटनेस गिव, और वो एक जमाने में क्या करते थे, तुम्हारी कॉर्ड्स, तुम्हारी स्ट्रिंग्स, तुम्हारे तारों को बजाते थे और उससे वो स्वीट म्यूजिक को प्रोड्यूस करते थे एक जमाने के अंदर। एंड मैनी ए रीड फॉर देम, और जब उन्होंने वीणा को बजाया था, वीणा, उन्होंने जब तुम्हारे तारों को छेड़ा था, तुम्हारे तारों में जब स्पंदन हुआ था, तो उससे जो म्यूजिक प्रोड्यूस हुआ था, वो इतना बेहतरीन म्यूजिक उन म्यूजिशियंस ने प्रोड्यूस करा था कि रीड फॉर देम डिड फेम एंड वाइन, कि प्रसिद्धि, फेम, फेम यानी क्या होता है, आपकी प्रसिद्धि, प्रसिद्धि ने भी उनके लिए बहुत सारे रीद, रीद यानी गार्लैंड, गार्लैंड देखो इस तरीके से, है ना, क्योंकि वो लोग अब मर चुके हैं, अब तो है नहीं। और ये आपको पता है, ये जो गार्लैंड आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली क्या होता है, किसी की मौत के बाद सम्मानजनक उसकी जो पार्थिव शरीर होता है उसके ऊपर सम्मान पूर्वक इसको चढ़ाया जाता है। तो बोलता है कि वीणा, वो लोग तो अब नहीं है, उन लोगों ने लेकिन जब तुम्हारे क्या करा था, तुम्हारे म्यूजिक को बजाया था, और तुम्हारे म्यूजिक को इतने तन्मयता के साथ बजाया था, इतने बढ़िया तरीके से बजाया था कि उनके अंदर से निकलने वाले म्यूजिक ने उनको वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिया। और इस फेमस, फेम का मतलब फेमस, वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए, और वर्ल्ड वाइड फेमस होने के कारण उन पर क्या हुआ, रीड फॉर देम एंड वाइन यानी गुथे हुए, हर जगह उनकी प्रसिद्धि को पूछा गया, हर जगह उनको बढ़िया पुरस्कारों से नवाजा गया। ऐसे ऐसे म्यूजिशियंस हमारे पास हुए थे, लेकिन अब वो मर चुके हैं। लेकिन अभी भी फ्लावर्स स्टिल ब्लूमिंग ऑन द मिनिस्टर्स ग्रेव, अभी भी वो मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स यानी वो म्यूजिशियंस जिन्होंने तुम्हारे संगीत को बजाया था, अभी भी ग्रेव यानी उनकी कब्र पर अभी भी ब्लूमिंग, खिलते हैं, क्या फूल अभी भी खिलते हैं। यानी इतने बेहतरीन वो कलाकार थे, इतने बेहतरीन वो संगीतकार थे जिन्होंने तुम्हें बजाया था, कि आज भी उनकी कब्र पर फूल खिलते हैं। दोज हैंड्स आर कोल्ड, लेकिन अब वो हाथ ठंडे हो चुके हैं, यानी दोज म्यूजिशियंस आर डाइड नाउ, वो लोग अब मर चुके हैं। दे आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड, अब इस संसार में वो लोग नहीं है। बट इफ दाई नोट्स डिवाइन, लेकिन वीणा, अगर तुम्हारे वो सुर दैवीय थे, अगर उनमें कुछ डिविनिटी थी, अगर इनमें कुछ मिराकल था, मे बी बाय मोर्टल वेकंड वंस अगेन, तो हो सकता है वीणा, अगर वास्तव में तुम्हारे म्यूजिक के अंदर डिविनिटी थी, अगर वास्तव में तुम्हारे म्यूजिक के अंदर कोई क्या था, कोई पावर था, कोई मिस्टीरियस पावर था, कोई मैजिकल पावर था, तो वो एक बार फिर उसको मोर्टल्स, मोर्टल्स यानी हम ह्यूमन बीइंग्स, वेकन वंस अगेन, उसको हम फिर जगा सकते हैं। हार्प ऑफ माय कंट्री, क्योंकि तुम हमारे देश का वो गौरवमयी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, तुम हमारे भविष्य की उम्मीद हो। तो ये क्या शो करता है, ये लाइनें शो करती है, किस चीज़ को शो करती है, उसका डीप लव, डेरोजियो का डीप लव फॉर द होमलैंड, क्योंकि अंडर द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के अंडर क्या हुआ गया, हमारी कल्चरल हेरिटेज को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था, हमारी कल्चरल जो रिचनेस थी इसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था। एक ज़माना था जब नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हमारे देश में हुआ करते थे, और पूरे वर्ल्ड वाइड नेशन से या पूरे वर्ल्ड वाइड लोग जो थे यहाँ पे आया करते थे और यहाँ पे अध्ययन किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ डिक्लाइनेशन आया, पहले मुगल्स आए, मुगल्स के बाद में फिर ब्रिटिशर्स आए, और इन सब लोगों ने एक ही काम किया, और वो क्या किया, इंडिया की कल्चरल हेरिटेज को ध्वस्त करने का काम किया। इंडिया जो वर्ल्ड में अपने नॉलेज के लिए जाना जाता था, उसके नॉलेज को
रिड्यूस करने का काम किया और हमारे बड़े बड़े नॉलेज सेंटर को तबाह कर दिया गया। तो उसी चीज़ को लेकर के हमारे डेरोजियो बड़े दुखी हैं। डेरोजियो ये चाहते हैं कि क्या हो, हमारा देश एक बार पुनः जागे। डेरोजियो ये चाहते हैं कि इंडिया एक बार फिर बने। क्या बने? द हब ऑफ नॉलेज बने। और वो ये चाहते हैं क्या कि ये कब हो पाएगा? जब हम इंस्पिरेशन लेंगे। और इंस्पिरेशन किससे लेंगे? हमारे एंसेस्टर्स से हम अगर इंस्पिरेशन लेंगे तो फिर क्या होगा? एक बार फिर हमारा देश जाग जाएगा। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारा म्यूजिक डिवाइन है तो मॉर्टल सम ह्यूमन बीइंग सम यूथ इस देश के हैं, हार्प ऑफ माय कंट्री, वो मॉर्टल वेकंड वंस अगेन। वो उस वीणा को दोबारा बजाएंगे, वो उस वीणा के अंदर से म्यूजिकल नोट्स दोबारा प्रोड्यूस करेंगे। इसीलिए वीणा, लेट मी स्ट्राइक द स्ट्रेन, मुझे एक बार फिर तुम्हारे तारों को छेड़ने दो, मुझे एक बार फिर तुम्हारे तारों में ट्रेम्बल स्पंदन करने दो, एक बार फिर मैं तुम्हारे तारों को स्ट्राइक करना चाहता हूँ जिससे कि मैं उसके अंदर से स्वीट म्यूजिक को प्रोड्यूस कर पाऊँ। तो ये क्या होता है? ये लाइनें बताती है कि डेरोजियो चाहते हैं कि आज का यूथ इंस्पायर हो। और किस चीज़ के लिए इंस्पायर हो? इंडिया को अवेक करने के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया अभी सो गया है। इंडिया को अपनी अपनी हेरिटेज का पता नहीं है। इंडिया को इस समय ये पता नहीं है कि वो नॉलेज के मामले में पूरे वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा आगे हैं। इंडिया का यूथ जो है वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के अधीन चला गया है और वो पूरी तरीके से डार्कनेस की तरफ जा रहा है, जबकि इंडिया नॉलेज सिस्टम बहुत ही बढ़िया हुआ करता था। और पाश्चात्य संस्कृति धीरे धीरे हावी हो रही है और भारतीय संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो रही है। इसीलिए वो चाहता है कि देश का युवा जागे, देश का युवा अपने देश को जगाए और देश का युवा लड़े। और किसके लिए लड़े? अपनी ग्लोरी के लिए लड़े, अपने वैभव के लिए लड़े, अपने प्राइड यानी गर्व के लिए लड़े। और एक बार भारत पुनः जागेगा, ऐसी उम्मीद है डेरोजियो को। और भारत पुनः कल्चरल हेरिटेज बनेगा, पुनः कल्चरल रिचनेस के साथ उभरेगा और पुनः भारत एक बार पुनः नॉलेज का हब बनेगा। दिस वॉज द जिस्ट ऑफ दिस पोएम एंड होप दिस पोएम इज अंडरस्टूड बाय यू। आप लोगों के उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गई होगी। बड़े आसान शब्दों में समझाया था, 14 लाइनों में सीमित करी हुई है इस पंक्तियों को, लेकिन 14 लाइनों के अंदर जो मैसेज दिया है डेरोजियो ने, दैट इज़ वेरी ग्रेट। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।